हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट, और इसमें भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर का है ये। और इसमें हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम 4th यूनिट आपकी डिस्कस करेंगे जूलॉजी की यूजी सेकेंड सेमेस्टर की, ठीक है। और इसमें आपका एव्स एंड मैमल्स या मैमेलिया 2 क्लासेस लेफ़्ट हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट के 2 टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले यहाँ पे हम एव्स को डिस्कस करेंगे, और एव्स में भी हमें देखना है फ्लाइट अडेप्टेशन, ठीक है। फ्लाइट अडेप्टेशन में क्या है चीज़ें आप देख लेते हैं। थोड़ा टॉपिक इसके बता देती हूँ कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी दिख रही है फ्लाइट एडेप्टेशन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए टॉपिक पीडीएफ में, बट टॉपिक्स हैं आपके प्रॉपर, ठीक है। देख लेते हैं। फ्लाइट एडेप्टेशन का मतलब हुआ कि जो एव्स या फिर बर्ड्स जो होती हैं उसमें उड़ने के लिए क्या क्या वो अपने बॉडी में चेंजेस करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्केलेटल एडेप्टेशन। स्केलेटल मतलब उसकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है या उसका जो पूरा कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस होता है, मतलब हमारे से कैसे डिफरेंट है वो। तो देख लेते हैं उड़ने के लिए उसमें क्या स्पेशल फीचर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हॉलो बोन्स। बर्ड्स में जो होती है बोन्स जो होती है ना, जैसे हमारे में बोन्स होती हैं वैसी बोन्स नहीं होती हैं, उनकी में बोन्स जो होती हैं उसमें कैविटी होती है, या वो बीच में से खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनका बोन्स का वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारी बोन्स का वेट हैवी होता है, बट बर्ड्स की बोन्स का वेट बहुत ही लाइट होता है, जिसकी वजह से वह प्रॉपरली उड़ पाती हैं, ठीक है, और इफ़िशियंटली मतलब फ़्लाइट कर पाएंगी। आगे देख लेते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स विच रिड्यूस देयर वेट एंड मेक्स फ्लाइट मोर एफिशिएंट, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है फ्यूज्ड वर्टिब्री। वर्टिब्री का मतलब जो हो गया, जो हमारी बैकबोन होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें भी वर्टिब्री होती है। तो उसमें किस तरह की वर्टिब्री होती है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे दे रखा है कि फ्यूज्ड वर्टिब्री होती है उसके पास। द वर्टिब्री इन अ बर्ड्स स्पाइन आर फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है, वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो लेस रहती है, ठीक है। हमारे में मतलब वर्टिब्री काफ़ी सारी होती हैं, इसके में फ्यूज़ होके क्या होता है बर्ड्स में कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, उसको एडिशनल स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा, उड़ने के लिए स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब वो फ्लाइट करेगी ड्यूरिंग फ्लाइट उसको स्टेबिलिटी मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लाइट फ्यूज्ड वर्टिब्री की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं कील शेप्ड स्टर्नम। स्टर्नम आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ब्रेस्ट बोन होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम जो होती है वो बर्ड्स में किस शेप की होती है, कील शेप्ड होती है, ठीक है। और उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लार्ज सरफेस एरिया उसको मिलता है, और उसकी मसल से वो अटैच्ड हो जाता है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फ्लाइट कर पाती है या प्रॉपरली उड़ पाती है बर्ड, ठीक है। ये हो गया इसका स्केलेटल अडेप्टेशन। जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था स्केलेटल अडेप्टेशन की बर्ड में क्या क्या फीचर्स होते हैं जो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं, या वो कैसे अपनी बॉडी को अडप्ट कर लेती है उड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मस्कुलर अडप्टेशन। मस्कुलर अडप्टेशन में कैसे वो मसल्स को चेंज कर रही है ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें है पावरफुल पेक्टोरल मसल। इसके पास कैसी मसल्स होती है, पावरफुल पेक्टोरल मसल होती है, जो कि क्या करती है, उसके विंग्स को हेल्प करती है, और उसको लिफ्ट करने के लिए उसके विंग्स जो फ्लैप करते हैं ना, उड़ते वक्त जो उसके विंग्स फ्लैप करते हैं, या फिर उसमें जो लिफ्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, इन पेक्टोरल मसल्स की वजह से आता है, ठीक है। इसकी वजह से ये फ्लैप करती हैं और इसमें लिफ्ट जनरेट होता है, मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेल डेवलप्ड डेल्टोइड मसल। कौन सी मसल है यहाँ पे, डेल्टोइड मसल्स। अभी हमने पढ़ा था पेक्टोरल मसल, अब है डेल्टोइड मसल। ये भी उड़ने के लिए हेल्पफुल होता है, और इसमें क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड होती है मसल,
और इसकी वजह से क्या होता है, ये मसल क्या करती है, अलाउ करती है उस पर्टिकुलर बर्ड को, कंट्रोल करती है उसका मूवमेंट, और उसके विंग्स को जब वो फ्लाइट कर रही होती है तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है डेल्टोइड मसल। ठीक है, ये हो गई इसकी मस्कुलर अडेप्टेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं फेदर अडेप्टेशन कि इसमें किस तरह के फेदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि लाइट वेट होंगे। फेदर किस तरह के होंगे, लाइट वेट होंगे, और इनके फेदर का स्ट्रक्चर यूनिक होगा। ठीक है, देखते हैं कैसा है, यूनिक कैसा है और लाइट वेट कैसा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि बर्ड्स हैव लाइट वेट येट स्ट्रॉन्ग फेदर दैट प्रोवाइड लिफ्ट, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। जब ये उड़ रहे होंगे तो इनके जो फेदर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उनको एक तो लाइट वेट मिलेगा, ठीक है, और दूसरा इनमें क्या होगा, उसको लिफ्ट प्रोवाइड होगी, मतलब उड़ने के लिए जो लिफ्ट अप होते हैं वो उन फेदर्स की वजह से हो पाते हैं। और थर्ड थिंग इज़ प्रोटेक्शन भी मिलता है उसको फ्लाइट के ड्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यूनिक फेदर स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है कि इसका जो फेदर का स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है कि बर्ड के फेदर्स विच देयर सेंट्रल शाफ्ट, जो उसकी रैकिस होती है ना, जो सेंट्रल वाली लाइन होती है, रैकिस बोलते हैं उसको। ठीक है, और एंड वेंस होती है, रैकिस होती है, दो स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, उसकी जो बॉडी में सेंट्रल पे जो प्रेजेंट है रैकिस, और वेंस जो उसको अलाउ करता है जिप टुगेदर। जिप मतलब जिप का काम क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, है ना, जिप कर देना। तो जो रैकिस और वेंस है इन दोनों को जिप कर देता है फेदर। ठीक है, और प्रोवाइड करता है स्मूथ सरफेस फॉर एयर फ्लो। ठीक है, एयर में फ्लो करने के लिए उसको स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या अडेप्टेशन है वो है डायनेमिक अडेप्टेशन। एरो मतलब जो एयर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अभी तक हमने इसकी पढ़ी मस्कुलर अडेप्टेशन, स्केलेटल अडेप्टेशन, फेदर अडेप्टेशन की फेदर किस टाइप से इसके स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जोड़ने में हेल्प करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एरोडायनेमिक अडेप्टेशन की मीन्स एयर में इसके डायनेमिक किस टाइप के होते हैं कि ये अडप्ट किस तरह से करती है अपनी बॉडी को। ठीक है, तो एरोडायनेमिक में हम देखेंगे सबसे पहला आपका है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ठीक है, तो इसकी बॉडी जो रहेगी स्ट्रीमलाइन बॉडी रहेगी, जैसे फिशेस की होती है ना, वाटर में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एक नॉर्मल पर्सन नहीं उसमें ज़्यादा देर टिक पाएगा, लेकिन फिशेस के लिए वो प्रॉपर प्लेस है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बर्ड्स की, जो उसको क्या करती है, उसकी बॉडी शेप को भी क्या करती है, रिड्यूस, बॉडी शेप को कम कर देगा। हमारा बॉडी वेट और बर्ड्स का बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और बॉडी शेप जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये बॉडी शेप रिड्यूस किस लिए कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर को रेजिस्ट कर पाएंगे, मतलब कि एयर को काट कर आगे वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, फ्लाइट के ड्यूरिंग, जो इनेबल करेगा देम टू कट थ्रू द एयर। देखो लिखा है ना, एयर कट मतलब एयर को काट के आगे की तरफ बढ़ने। जैसे पानी को काट के आप जब स्विमिंग करते हैं तो आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स जो होती हैं एयर को कट करके आगे बढ़ती हैं ईजीली, विद ईज़। ठीक है, जब इसका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस इसमें फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये एयर को काट के आगे बढ़ पाएंगी ड्यू टू स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। अगर इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होगी तभी ये ऐसा कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरोडायनेमिक एडेप्टेशन हो गया। सेकंड इसका एरोडायनेमिक एडेप्टेशन क्या है कि इसके विंग्स का जो शेप है और साइज़ है वो किस तरह का है, जिसकी वजह से ये उड़ने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसके विंग्स का शेप है और जो साइज़ है वो कैसा है, बिल्कुल परफेक्टली अडेप्टेड है, बिल्कुल ही परफेक्ट है उड़ने के लिए। इसके जो विंग्स का शेप साइज़ है वो उड़ने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। विद अ कर्व्ड अपर सरफेस, जो इसकी ऊपर की सरफेस होती है थोड़ी सी कर्व होती है, और जो अ फ्लैट लोअर सरफेस, और जो नीचे की सरफेस होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। ऊपर की तरफ देखा होगा आपने बर्ड्स कुछ इस टाइप की कर्व होती हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ से थोड़ी फ्लैट टाइप की होती है, इसी टाइप की होती है ना बर्ड्स, आपने देखा होगा। फिर इसके विंग्स होते हैं। ठीक है, सही स्ट्रक्चर नहीं है बट कुछ इस तरह से कर्व मैं बताने के लिए आपको कर रही हूँ कि अपर सरफेस कर्व होती है और लोअर सरफेस फ्लैट होती है। ठीक है, तो ये बर्ड्स में किस तरह का अडेप्टेशन होंगे, विंग्स की उसकी शेप एंड साइज़ का अडेप्टेशन। नेक्स्ट इसका अडेप्टेशन है सेंसरी अडेप्टेशन।
ठीक है, मतलब सेंसेस में किस तरह का अडेप्टेशन होता है। तो इसमें एक्सेप्शनल आई साइट होती है, हमारी जो नॉर्मल आई साइट है उससे भी बहुत एक्सेप्शनल इसकी आई साइट होती है। मतलब कि इसकी जो आइज़ होती हैं वो इनेबल होती हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट को एंड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब इनके पास एक्सेप्शनल आई साइट होती है, ये पावरफुल आई साइट कह सकते हैं, या फिर मतलब ये अपने सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होने वाले होते हैं बर्ड्स को पहले से पता चल जाता है। ठीक है, और वो अपनी आइज़ को भी इधर उधर मूवमेंट कर लेती हैं आइज़ में। हमारी आइज़ तो नॉर्मली मूव कर पाती हैं बट वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक सेंसरी एडेप्टेशन है बर्ड्स का जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। हमारी आई साइट ऐसी नहीं है, जबकि बर्ड्स की जो आई साइट होती हैं वो अपने सराउंडिंग में जो चेंज होने वाले होते हैं उसको भी पहचान लेती हैं या उनको एहसास हो जाता है इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद आपका है सेकंड एक्यूट हियरिंग। ठीक है, एक्यूट हियरिंग क्या है देख लेते हैं। एक्यूट हियरिंग देखो, आई साइट हो गया, आई से रिलेटेड हियरिंग में क्या हो रहा है, उनके सुनने की जो पावर होती है। ठीक है, बर्ड्स में कैसी पावर होती है सुनने की, एक्यूट हियरिंग होती है जो उनको हेल्प करती है डिटेक्ट करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए। किसी भी साउंड के लिए वो रिस्पॉन्स करती हैं। बर्ड्स जो होती हैं उनके सराउंडिंग में कोई भी साउंड हो रहा है या किसी भी तरह की आवाज़ें हो रही हैं तो वो उसको पहले तो डिटेक्ट करेंगी, फिर उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेंगी कि वो किस तरह का रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये इनकी सेंसरी अडेप्टेशन हो गई। ठीक है, ये हमारे जैसी नहीं है हियरिंग, इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, एक्यूट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूट हियरिंग होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन। मतलब रेस्पिरेशन हमसे कैसे डिफरेंट है इसमें। ठीक है, हम खुद से कंपैरिजन करके देख रहे हैं बर्ड्स को। ठीक है, कि हमारे अंदर ये सिस्टम कैसा है और बर्ड्स के अंदर ये सिस्टम कैसा है। ठीक है, इससे हम थोड़ा इजीली समझ पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन में पहला है कि एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। किस चीज़ के लिए एफिशिएंट होता है कि वो टेक इन ऑक्सीजन करती हैं, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं क्विकली, मतलब बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। जब वो फ़्लाइट कर रही होती हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से क्या कर रही होती हैं, फ़्लाइट कर रही होती हैं, रिलीज़ करेंगी और इनटेक करेंगी। ठीक है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बहुत ही एफिशिएंट होता है। सेकेंड इनका है एयर सैक्स किस तरह के प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। एयर पाउचेस को हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई वगैरह, है ना, ब्रोंचियोल्स, एल्व्यूलाई। तो इनमें जो एयर सैक्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं कि बॉडी का वेट इनका कैसा हो, लाइट हो। ठीक है, बॉडी का वेट लाइट होगा तभी ये उड़ पाएंगी, और इनको एडिशनल ऑक्सीजन देने में भी हेल्प करते हैं। जब ये फ़्लाइट करेंगी, मान लो कोई हम रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। ऐसे ही बर्ड्स जो होती हैं अगर वो फ़्लाइट करेंगी तो उनको एडिशनल ऑक्सीजन की नीड होगी, जो कि इन्हें कौन प्रोवाइड कराता है, एयर सैक्स। इनमें जो एयर सैक या एयर के जो पाउचेज़ होंगे वो किस तरह के होंगे कि इनकी बॉडी का वेट क्या हो जाए, लाइट हो जाए, हैं, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये अडेप्टेशन इनकी बॉडी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम कि माइग्रेशन अब बर्ड्स कर क्यों रही हैं। मान लीजिए माइग्रेशन का मतलब हो गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स क्यों मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बर्ड्स को क्यों नीड पड़ रही है, वो अपनी जगह में रहें, एक ही जगह पर रहे, वो क्यों जा रही हैं इधर से उधर। तो यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया है माइग्रेशन का। सबसे पहली चीज़ देखो, माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल मूवमेंट भी होता है। ठीक है, मान लो सीज़न चेंज हो रहा है ना, या फिर किसी और कोई और रीज़न भी हो सकता है कि ब्रीडिंग के लिए भी वो इधर से उधर जा रही हैं, शेल्टर के लिए जा रही हैं, फूड के लिए जा रही हैं, है ना। तो बर्ड्स के लिए कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो ये सीजनल भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए भी हो सकता है ना, फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखो दे रखा है कि बर्ड्स माइग्रेट क्यों कर रही हैं। उनके पास बहुत सारे रीज़न हैं कि उनको फूड की अवेलेबिलिटी चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज़ उनका फूड मिलना चाहिए प्रॉपर, उसी जगह पे बर्ड रहेंगी, है ना। सेकंड चीज़ है कि भाई उनको शेल्टर मिलना चाहिए, है ना। और देखो यहाँ पे है फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ब्रीडिंग के लिए भी वो जाती हैं। माइग्रेट किस वजह से कर रही हैं, ब्रीडिंग की वजह से भी कर रही हैं। और वेदर और क्लाइमेट अगर चेंज होगा, मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, वो बर्ड जो है उस वेदर में नहीं सर्वाइव कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, माइग्रेट कर जाएगी वहाँ से।
या फिर प्रेडेटर अवॉइडेंस के लिए, मतलब कोई बर्ड को आगे खा ना जाए, तो इस वजह से भी वो वहाँ से मूव ऑन कर जाती है या माइग्रेट कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बर्ड को माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, और माइग्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, देख लेते हैं। कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक ही माइग्रेट करेंगी। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज में ही माइग्रेट करेंगी, बट कुछ जो होंगी बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे माइग्रेट कर जाएंगी, बहुत ही दूर दूर तक चली जाती हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है और शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है। ठीक है, कुछ बर्ड्स जो है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जैसे कि मैंने बताया है ना, और कुछ बर्ड्स जो हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएंगी, तो उनको, या आसपास के ही क्षेत्र में चली जाएंगी, तो उन्हें शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। क्या होता है कि भाई कहीं पे लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड की ड्यूरिंग, मतलब वो अपनी बॉडी को वो नहीं कर पाती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाती उनकी बॉडी उस टेम्परेचर में। एल्टीट्यूड का मीन्स टेम्परेचर से हो गया कि कहीं पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अप या डाउन हो रहा है टेम्परेचर, तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस से क्या कर जाएगी, मूव ऑन कर जाएगी, है ना। और वहाँ पे मान लो उसको फूड भी नहीं मिल पा रहा है, फूड अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो भी वो माइग्रेट कर जाएगी। तो ये टाइप्स ऑफ इसके माइग्रेशन हो गया। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। क्या क्या हैं, सबसे पहले हो गया आर्कटिक टर्न्स, हैं रूबी थॉरेटेड हमिंग बर्ड्स, बार टेल्ड गॉडविंड्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि आर्कटिक टर्न्स, ये बर्ड्स के नेम हैं कुछ जिनको हम कॉमनली बोलते हैं ऐसे, कि हमिंग बर्ड हो गया, या आर्कटिक टर्न हो गया, या बार टेल्ड गॉडविंड्स हो गया। ये कुछ बर्ड्स होती हैं, इसमें बताया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर बर्ड्स कितने कितने माइल्स की जर्नी कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ पे देखो दे रखा है 44,000 माइल्स, है ना, 7,000 माइल्स, ये 500 माइल्स। तो पर्टिकुलर बर्ड्स का माइग्रेशन का फीचर दे रखा है कि कितने कितने टाइम में और कैसे कैसे ये माइग्रेशन करती हैं, कितने किलोमीटर्स तक, कितने माइल्स तक। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बर्ड्स के एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये माइग्रेशन जो कर रही हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है उन बर्ड्स की लाइफ में, क्या क्यों उनके लिए माइग्रेशन इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं। माइग्रेशन जो है बहुत सारे वे में इनके लिए, बहुत सारे एस्पेक्ट में इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है बर्ड्स के लिए। देखो, पहली चीज़ है कि वो सर्वाइव कर पाएँ उस पर्टिकुलर जगह में, है ना, तभी उनको माइग्रेशन करने की नीड पड़ती है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं तो वो माइग्रेशन करेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनको वहाँ पे फूड नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, फूड शेल्टर नहीं मिलेगा तो उसकी कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। तो ठीक है, सेकंड है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर वो माइग्रेशन करती हैं तो कोई भी एक जीन है, पर्टिकुलर एक बर्ड है, वो एक ही प्लेस में पाई जा रही है, लेकिन अगर वो माइग्रेशन करेगी तो वो दो चार जगहों पर भी पाई जाएंगी, है ना, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। ये वाली जो जीन है बर्ड की, इस जगह पर भी मिल रही है। ठीक है, तो माइग्रेशन का एक ये भी फ़ायदा है कि इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं मिलेगी, ये हर जगह पाई जाएंगी। ठीक है, थर्ड आपका है सपोर्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को भी इससे सपोर्ट मिलता है। कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे जो है बहुत ही माइग्रेशन अगर बर्ड करती है तो इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। कैसे बैलेंस रहेगा, मान लो वो किसी चीज़ को खा रही है या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो उस इकोसिस्टम में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी या वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कि उसको वो चीज़ मिल रही है जो उसे चाहिए, और उसको जो खाने वाला है वो भी उस जगह पे है, तो इकोसिस्टम ऐसे बना रहता है हमारा, है ना। तो ये हो गया कि भाई माइग्रेशन जो है किस तरह से बर्ड्स में हो रहा है। ठीक है, या वाई माइग्रेशन की नीड क्यों पड़ रही है, कि माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है। टाइप्स पढ़ लिया हमने, एग्जांपल देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिया इसका, है ना। यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे इनकी बॉडी अडेप्ट हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनकी बॉडी कैसी होती है, ऊपर से कर्व होती है, नीचे से फ्लैट होती है ना। ऊपर से कर्व दिख रही है आपको, नीचे से फ्लैट होती है, जनरली ऐसा होता है ना। और भी इसमें फ़ीचर है, इनकी आइज़ किस तरह की है ना, इनकी हियरिंग कैपेसिटी किस तरह की, इनके टेल का फीचर किस टाइप का है ना। इनकी बोन्स जो होती हैं बहुत ही लाइट वेट बोन्स होती हैं, है ना। बोन्स आपको दिख रहा होगा, हमारी जैसी बोन्स नहीं होती हैं इनमें, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया फ्लाइट अडप्टेशन हमने देख लिया है, और हमने एलिमेंट्री आइडिया ऑफ माइग्रेशन देख लिया है बर्ड्स का। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टर्स। अब हम क्या देखेंगे,
अब हम मैमल्स के ऊपर आ जाते हैं, हमने एव्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे है कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया, ये हमको पढ़ना है मैमल्स में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मैमल्स में, कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोथीरिया, दोनों में कंपैरिजन समझ लेना, कैरेक्टर समझ लेना, जो भी चीज़ें हैं कि प्रोटोथीरिया कौन होते हैं और मेटाथीरिया कौन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोथीरिया में हमको समझना है इसका कैरेक्टर किस तरह का होता है। सबसे पहली चीज़, ये होते हैं एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मतलब जो एग देने वाले मैमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखे हैं, डकबिल प्लेटिपस, तो प्लेटिपस हो गया, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल है, भी देखेंगे आगे हम, पहले इसका कैरेक्टर देख लेते हैं। एक तो एग लेइंग मैमल होते हैं, ठीक है, और इनके पास सिंगल क्लोइका होती है। सिंगल क्लोइका का मतलब हो गया कि जो इनका ट्रैक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी या डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी का कंप्लीटली मिला के क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग। कैसी होती है, शेयर्ड ओपनिंग फॉर, मतलब शेयर करेंगे ये सारे जो सिस्टम रहेंगे एक दूसरे में, क्या रहेंगे, सिंगल ओपनिंग शेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंगल क्लोइका है इनके पास। सेकेंड आपका है ये डक बिल्ड स्नाउट होती है इनके पास। स्नाउट का मतलब नोज़ से रिलेटेड हो गया कि जो वो करे, मतलब इनकी नोज़ इस तरह की होगी कि डक बिल्ड टाइप की होगी, ठीक है, किसी भी मतलब ज़मीन में छेद करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या इस तरह की इनकी क्या होती है, नोज़ होती है, स्नाउट होती है। इनके फीट जो होंगे वेब्ड होंगे, जैसे जाली नुमा फीट होंगे इस टाइप के ना, वेब्ड फीट होंगे इस टाइप के, मतलब आपस में जुड़े हुए फीट होंगे, ठीक है। हमारी जो फिंगर्स हैं डिफरेंट अलग अलग हैं, पैरों की भी और हाथों की भी, बट इनके जो फीट होंगे वो कैसे होंगे, इस टाइप से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, वेब्ड फीट होंगे ऐसे, वेब्ड, ठीक है, वेब जैसा रहेगा, जालीनुमा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेनमस स्पर और हाइंड लेग्स। देख लेते हैं क्या है इसमें। मेल्स में क्या पाया जाता है, वेनमस स्पर होता है, और ऑन हाइंड लेग, जो इनका एक होता है फोर लेग और एक होता है हाइंड लेग, ठीक है। तो हो जो इनका हाइंड लेग होता है ना, उसके पास मतलब जहरीला स्पर, नाखून ना, मेल्स में क्या होता है, जहरीले नाखून टाइप होते हैं, ठीक है, मेल्स में। और किस पे होते हैं, लेग्स पे, और वो भी कौन सा लेग, हाइंड लेग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो प्रोटोथीरिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा या न्यू गिनिया में पाया जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं प्लेटिपस, प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं इसे, ठीक है, इकैडिना, ठीक है, इकैडिना और प्लेटिपस इसके एग्जांपल हो गए। प्लेटिपस को हम कहते हैं डकबिल प्लेटिपस। और ये जो है एग लेइंग मैमल है। कैसे मैमल है ये, एग लेइंग, और ये किस में आते हैं, प्रोटोथीरिया में, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोटोथीरिया। अब इसकी एफिनिटीज़ देख लेते हैं कि ये अदर ग्रुप्स के साथ कैसी एफिनिटीज़ शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है कि द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ मैमल्स, ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। सेकंड है शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक विद रेप्टाइल्स, किसके साथ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ये, रेप्टाइल्स के साथ एफिनिटीज़ शो करते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और ये भी क्या हैं, एग लेइंग है ना। तो ये एफिनिटी ये शो कर रहे हैं रेप्टाइल के साथ। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम थीरिया, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होते हैं ये थीरिया से, जो इनका थीरिया ग्रुप होता है ना उससे अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड स्केलेटल कैरेक्टर। इनका जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम होगा और जो इनका स्केलेटल सिस्टम होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, किससे, थीरिया से। थीरिया मीन्स जैसे प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया हो गया, वैसे एक थीरिया भी है, ठीक है। तो उनसे डिफरेंट होगा इसका रिप्रोडक्टिव और स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोटोथीरिया के कैरेक्टरिस्टिक, एफिनिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके एग्जांपल्स फिर हमने देखे प्लेटिपस वगैरह, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मेटाथीरिया, ठीक है, जिसको हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं, जिसमें कंगारू वगैरह आते हैं, ठीक है। ये भी मैमल्स की कैटेगरी है, मैमल्स का ही वो है ये। अब इसमें देख लेते हैं पहला इसका कैरेक्टर क्या है कि ये बर्थ देते हैं, ठीक है, यंग वंस को, मीन्स ये एग लेइंग नहीं है। ये कैसे हैं, ओवी पेरस वीवी पेरस, आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में।
तो ये किस टाइप के हैं, ये विविपेरस हैं। किस तरह के हैं ये, विविपेरस, ठीक है। और जो ओविपेरस होते हैं वो एग लेइंग होते हैं। विविपेरस जो होते हैं वो बर्थ देने वाले होते हैं, यंग वंस को बर्थ जो देते हैं, ठीक है। तो जो मेटाथीरिया है वो क्या है, यंग वंस को बर्थ देता है। इनसाइड अ पाउच, आपने देखा होगा कंगारू एक पाउच में अपने बच्चे को रखे रहता है, तो ये पाउच में देते हैं, ठीक है। ये इसीलिए इसका नाम मार्सुपियल भी कहते हैं इसको, मार्सुपियल या मार्सुपियम। पाउच का मीन्स क्या हो गया, मार्सुपियम, ठीक है। और ये जो पाउच है या जो मार्सुपियम है, इसका काम क्या होता है, ये पाउच के अंदर रखते हैं ना अपने बेबी को, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट करे अपने यंग वंस को, ठीक है। यंग वंस को क्या कर देता है, एक तो नरिशमेंट देने का काम और दूसरा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और सेकंड इसका है डेंटल फार्मूला दे रखा है। डेंटल फार्मूला वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसका ब्रेन स्ट्रक्चर दे रखा है, एक साथ ब्रेन किस टाइप का होता है ना, किससे डिफरेंट होता है, किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, तो डिफ़र होता है फ्रॉम दोज ऑफ प्लेसेंटल। प्लेसेंटल जितने भी होते हैं उनसे डिफरेंट होता है इनका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाएगा और नियर बाय आइसलैंड्स पे पाया जाएगा। उसके आसपास जितने भी आइसलैंड होंगे वहाँ पे ये पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ है, साउथ अमेरिका में भी पाया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी पाया जा रहा है, ठीक है। ओपोसम्स इसको कह रहे हैं, ओपोसम्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, और उसके आसपास जितने भी आइसलैंड्स हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके एग्जांपल देखो आपको दे रखा है कंगारू, मैंने बताया था अभी आपको, कंगारू के पास क्या होता है, पाउचेज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंगारू मतलब कॉमनली नोन है, सभी लोग जानते होंगे कंगारू को, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सभी को पता होगा। तो ये किस में आ रहा है आपका, मेटाथीरिया में, ठीक है, या मार्सुपियल्स भी कह देते हैं इसे, ठीक है। कोयला, ठीक है, और सेकेंड इसका एग्जाम्पल है कोयला एंड ओपोसम, ठीक है, ओपोसम भी इसका एग्जाम्पल है। अब इसकी एफिनिटीज़ देख लेते हैं कि भाई किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, किससे डिसिमिलर है, ठीक है। तो ये किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है देख लेते हैं। कंसीडर टू बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लेसेंटल देन मोनोटर्म्स, ठीक है। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं किससे, प्लेसेंटल से, ठीक है। किससे रिलेटेड होते हैं क्लोजली, प्लेसेंटल एनिमल से। जितनी प्लेसेंटल एनिमल होंगे उनसे ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और क्या शेयर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ शेयर करते हैं, प्लेसेंटल्स के साथ, ठीक है। और जैसे कि उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया या फिर डेंटल फार्मूला हो गया, बिल्कुल प्लेसेंटल के जैसा ही होता है, ठीक है। और डिफरेंट किस तरीके से होंगे, शेयर तो हमने बता दिया कि भाई किस तरह से वो एक जैसे हैं, और डिफरेंट किस टर्म्स में है कि उनका रिप्रोडक्टिव और जो डेवलपमेंट होता है उस उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्लेसेंटल से, ठीक है। शेयर करेंगे सिमिलरिटी ब्रेन स्ट्रक्चर में और डेंटल फार्मूला में, और डिससिमिलर किस वे में होंगे, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल में, ठीक है। तो ये इसका हो गया प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया का, कुछ हमने एफिनिटीज़ देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, ठीक है। तो ये हमारी थी मैमल्स वाली क्लास या मैमेलिया। और इसी के साथ आपका देख सकते हैं लास्ट में कुछ इसका नोट लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आप नोट इसका, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। और आगे देखते हैं, इसमें ऑलमोस्ट ये डन ही है वैसे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंगारू है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डकबिल प्लेटिपस है, ठीक, ऑर्निथोरिंकस जिसे हम कह रहे हैं, है ना। कंगारू के पास आपको ये पाउच दिख रहा होगा जिसमें ये नरिशमेंट देता है अपने बेबी को या प्रोटेक्ट करता है ना। और ये जो है एग लेइंग है मैमल, और ये किस टाइप का है, विविपेरस है, ओविपेरस है ये विविपेरस है ना। ये एग लेइंग है और ये किस तरह का है, यंग वंस को देने वाला है ना। तो इसके पास देख सकते हैं ये स्नाउट है, स्नाउट जिसे हमने कहा था ना, नोज़ के आसपास का एरिया जो रहता है, तो ये स्नाउट हो गया इसका, है ना। और इसके अलावा यही सब चीज़ें हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था, तो ये आप स्ट्रक्चर में इसके फिगर में आप देख सकते हैं, है ना। और इसी के साथ आपका जो ये है क्या कहते हैं, लास्ट जो आपकी यूनिट थी वो ऑलमोस्ट आपकी डन हो चुकी है, ठीक है। एप्स एंड मैमल्स थी आपकी लास्ट यूनिट जूलॉजी की, यूजी सेकंड सेमेस्टर की, जो आपकी फिनिश हो चुकी है। और इसी के साथ आपका जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स हैं अपलोडेड हैं, वो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं या फिर इस पर्टिकुलर
क्लास में भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें कमेंट में पिन कर सकते हैं, अपना कमेंट यहाँ पिन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।